दोस्तों नमस्कार। अनुस्वार मंच से आज हम डॉक्टर संजीव कुमार आपके सामने फिर मुखातिब हैं एक नई शख्सियत के साथ रामस्वरूप दीक्षित जी, समकालीन व्यंग के प्रणेता और व्यंग के धुरंधर दीक्षित जी आज हमसे अपनी साहित्यिक यात्रा के बारे में चर्चा करेंगे और हम सब उससे लाभान्वित होंगे। स्वागत है दीक्षित जी, बहुत बहुत स्वागत और आभार आपके प्रस्ताव स्वीकार करने का। आइए मिलते हैं जी। संजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और अनुस्वार मंच का। और अनुस्वार मंच के माध्यम से आप जिस तरह से साहित्य के मौजूदा परिदृश्य के लोगों को एक एक करके सामने के माध्यम से वो निश्चित रूप से बहुत ही स्तुत्यकारी है। और इस काम के लिए मेरी आप बहुत बहुत साधुवाद स्वीकार करें। तो आज हम आपकी साहित्यिक यात्रा की शुरुआत करते हैं इस प्रश्न के साथ कि जी, आपने साहित्य लेखन का कार्य कब, कैसे और किसकी प्रेरणा से किया? जी। हाँ, निश्चित रूप से आपका प्रश्न किसी भी व्यक्ति की साहित्यिक यात्रा को जानने के लिए बहुत एक शुरुआती बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेखन की शुरुआत मैं ये कहूँ कि लगभग जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था उसी दौरान शुरुआत हुई। और ये 80 के दशक की बात है। और 80 के दशक में जिस तरह की एक सामाजिक परिस्थितियां थी, राजनीतिक परिस्थितियां थी, उन दिनों बहुत समाज में बड़ी गरीबी भी थी, बड़ी असमानता भी थी, बड़े अलग अलग तरह के राग द्वेष थे। और उन्हीं से दुखी होकर के कि आखिर ऐसा कैसा समाज हमने बनाया है कि जिसमें एक तरफ इतना सारा वैभव है और दूसरी तरफ इतनी घोर गरीबी है कि लोगों को अपने पेट भरने के लिए ही लोगों को भोजन उपलब्ध नहीं हो रहा है। माताएं अपने जो है फटे जीर्ण शीर्ण वस्त्रों में अपने दुर्मोहे बच्चों को छुपाए और भीख मांग रही हैं। ये एक हमारे समाज का ऐसा एक कुत्सित दृश्य था जिसे देख करके ये संवेदनशील व्यक्ति विचलित हो सकता था। तो ये एक विचलन था और लगा कि हमारी इसमें क्या भूमिका हो सकती है, ये स्थिति बदलनी चाहिए, क्योंकि जो समाज है उससे कुछ बेहतर तो होना ही चाहिए, लेकिन उस बेहतरी के लिए हमारी क्या भूमिका हो सकती है। तो ये लेकिन चूंकि सबके लिए संभव नहीं होता है और आदमी की चूंकि अपनी क्षमताएं होती हैं, उसको अपनी क्षमताओं के आधार पर अपनी भूमिका तय करनी पड़ती है। तो मुझे लगा कि शायद हम अपने लेखन के द्वारा एक इस तरह का कोई हस्तक्षेप कर सकते हैं। और हस्तक्षेप भी किस तरह का, तो फिर व्यंग विधा का चुनाव किया कि शायद हम व्यंग के माध्यम से समाज की जो मौजूदा विसंगतियां हैं उन पर बहुत सार्थक तरीके से प्रहार कर सकते हैं। तो इसलिए हमने व्यंग विधा का चुनाव किया और उसके परिणाम भी कुछ यूं देखने में आए कि उन दिनों जब व्यंग प्रकाशित हुए तो लोगों को काफी तकलीफ हुई।
जी, और उन तकलीफों की कुछ आश हम तक भी आई, तो लगा कि चलो लेखन सार्थक हो रहा है और अपना काम हो रहा है। तो इस तरह से लेखन की शुरुआत हुई और उसके बाद फिर सिलसिला शुरू हुआ, तो फिर कभी तेज, कभी मध्यम गति से चलता ही रहा, जो कि आज तक भी जारी है। बहुत सुंदर। जी। लेकिन पहली जो रचना आपकी प्रकाशित हुई किसी पत्रिका या अखबार में, वो याद करेंगे? जी, पहले मतलब कुछ ऐसा संयोग रहा कि जिन दिनों हमने लिखना शुरू किया उन दिनों नई दुनिया अखबार का बड़ा क्रेज हुआ करता था और वहाँ राहुल बारपुते, राजेंद्र माथुर जैसे बहुत दिग्गज संपादक थे वहाँ पर। जी, और नई दुनिया उस समय यद्यपि इंदौर से निकलता था, लेकिन नई दुनिया पहला ऐसा अखबार था जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी प्रतिष्ठा थी और कई मामलों में तो उसकी ये साख थी कि वो राष्ट्रीय अखबारों को पीछे छोड़ देता था। जी, उसके पास नई टेक्नोलॉजी थी, नए विचार थे और एक तरह से ऐसी पत्रकारिता की समर्पित टीम थी कि नई दुनिया इंदौर जैसे मतलब देश के छोटे शहर का अखबार होने के बावजूद भी उन दिनों के राष्ट्रीय अखबारों को भी मात कर सुना रहा था। जाता था। उन्हीं दिनों नई दुनिया ने एक अधिवीज करके व्यंग्य का कॉलम शुरू किया था। अच्छा। ये पहली शुरुआत थी व्यंग्य, मतलब व्यंग्य के स्तंभ की। प्रतिदिन शायद मेरी समझ से पहला नई दुनिया पहला अखबार था जिसने प्रतिदिन व्यंग्य छापना शुरू किया अधिवीज के माध्यम से। और अधिवीज नाम इसलिए रखा कि एक एडिटोरियल वाले पेज पे एक मुख्य लेख रहता था जिसमें जनार्दन ठाकुर, कुलदीप नैयर इत्यादि के लेख, बड़े विश्लेषणात्मक लेख होते थे। उसके बाद बीचों बीच व्यंग होता था और उसके बाद नीचे फिर एक गंभीर लेख होता था। जी, तो इसलिए उसका नाम उन्होंने अधिवीज रखा। तो संयोग ऐसा रहा कि अधिवीज में हमने रचना भेजी। यद्यपि शुरुआत ही थी और नई दुनिया में छपने का इन दिनों मतलब होता था कि आपका अगर लेख नेशनल नई लेवल दुनिया पे में आ आ रहा गया है। तो आपकी पहचान आपकी व्यंग में बन गई। तो नई दुनिया से शुरुआत हुई इस बीच से। और उसके बाद 84 में हमने लिखना शुरू किया था और उसके बाद उन दिनों धर्मयुग भी बहुत चोटी की पत्रिका थी। डॉक्टर धर्मवीर भारती उसके संपादक थे। जी, तो संयोग से नई दुनिया में रचना छप गई तो थोड़ा सा हौसला भी बढ़ा कि शायद कुछ ठीक ठाक लिखा जा रहा है। तो फिर एक धर्मयुग को ध्यान में रख करके एक लेख लिखा और भारती जी के सौजन्य से धर्मयुग में भी छपा। तो उसके बाद से फिर बस यात्रा चल पड़ी। ऐसे कौन से तत्व थे या बातें थी जिससे आपने व्यंग को चुना? जी, थोड़ा सवाल एक बार फिर से दोहराएं। मतलब ऐसे कौन सी बातें थी या कारण थे जिससे आपने व्यंग को ही चुना? जी, जैसा कि हमने पहले बताया कि समाज में जो विसंगतियां थीं और जैसा कि सब जानते हैं कि विसंगतियां पैदा करने वाले तत्व हमेशा ताकतवर रहते हैं। जो सत्ता होती है, सत्ता केवल राजनीतिक सत्ता नहीं होती है, सत्ता हर तरह से होती है। समाज में गुंडों की भी एक सत्ता होती है, नेता की ठीक भी है, सत्ता होती है, बिल्कुल अर्थ की ठीक है। भी सत्ता है, बाजार की भी सत्ता है। तमाम तरह की सत्ताएं मिलकर के अपना वर्चस्व कायम में रखने के लिए बहुत सारी विसंगतियां पैदा करती हैं जी, और उन विसंगतियों से जो मानवता है उसके साथ अन्याय होता है। तो उससे ये एक तो ये था कि आप सीधे टकराएं, तो सीधे टकराने की क्षमता बहुत बार सारे लोगों में नहीं होती है। नहीं होती। तो इसलिए फिर हमने बहुत सोच समझ कर ये भूमिका तय की कि शब्दों के माध्यम से ऐसा प्रहार किया जाए कि बात लोगों तक पहुंच भी जाए
और लोग उन विसंगतियों के खिलाफ जो है एक तरह से संघर्ष के लिए मानसिक रूप से तैयार भी हो जाए, बात भी पहुंच जाए और सीधे जो सीधा टकराव होता है वह भी ना हो। तो इस तरह से उन विसंगतियों के खिलाफ जो और मतलब उन ताकतों के खिलाफ जो मनुष्य को मनुष्य नहीं बने रहने देना चाहती है अपने वर्चस्व के चलते, तो इसलिए व्यंग विधा का चुनाव किया कि व्यंग के माध्यम से हम बात कुछ इस तरह की तीखी कर सकते हैं कि जो सीधे पाठकों के जहन में उतरती है और वह होते एक परिवर्तन की चेतना के लिए तैयार करती है। आपका जो रचना संसार है उसमें कितनी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, यदि कोई उपलब्ध हो तो उल्लेख करेंगे? जी, एक मिनट को लेकर एक्चुअल में क्या रहा कि एक तो थोड़ी सी व्यक्तिगत उदासीनता भी रही, तो हालांकि बहुत सारे साझा संकलनों में रचनाएं आई हैं बहुत पहले, और लेकिन स्वतंत्र रूप से संग्रह कोई नहीं आ पाया था। फिर अभी जब हम एक हमारा जो व्यंग यात्रा जो व्हाट्सएप समूह है उसके बाद जो वो 21वीं सदी के साहित्यकार के नाम से हो गया है, उसमें जुड़ना हुआ और उसमें एक बार एक सत्र था जिसमें मुझसे सवाल पूछे जा रहे थे और मुझे उन सवालों को जवाब देना था। तो उसमें आदरणीय प्रेम जन्मेजय जी भी थे, तो उन्होंने एक प्रश्न किया कि क्या बात है कि धर्मयुगीन लेखक की अब तक कोई किताब क्यों नहीं आई और ऐसी क्या अन्य मनस्कता है किताब लाने के प्रति, और किताब अब तक क्यों नहीं आई। तो मुझे उस प्रश्न से लगा के जब प्रेम जन्मेजय जैसा, हालांकि प्रेम जन्मेजय जी हमारे बहुत पुराने मित्रों में से भी हैं, कि जब एक व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है तो अब संग्रह आ ही जाना चाहिए। हाँ हाँ, सही बात है। खुशी की बात ये है, ये रही वहां पर कि वहां पर मुझे बहुत स्नेह मिला और उसी समूह में आप जैसे लोग भी थे जो अच्छे रचनाकार होने के साथ साथ दूसरों को भी बड़े सद्भाव के साथ, बड़े सम्मान के साथ, बड़े सद्भाव और बड़े सम्मान के साथ आप जो है लोगों को प्रकाश में लाते हैं। और मेरी एक स्वतंत्र रूप से हमारा भी एक ही संग्रह है, कड़ाही में जाने को आतुर जलेबियां, और उसका पूरा का पूरा श्रेय आपको ही जाता है। और हमारे आपने तो, हमने क्या किया, हमें क्या श्रेय जाता है। और हमारी जब रचनात्मक यात्रा का एक जो इतिहास है उसमें पहले पन्ने पर आपका ही नाम जाएगा, डॉक्टर संजीव कुमार जी का, जिन्होंने मेरी ये किताब जो मैं यहाँ प्रदर्शित कर रहा हूँ, कड़ाही में जाने को आतुर जलेबियां, ये जो किताब आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, मैं बहुत गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि इस किताब को लाने का श्रेय आज जो मेरा साक्षात्कार कर रहे हैं उन आदरणीय डॉक्टर संजीव कुमार जी को है। और मैं मतलब अपने दर्शकों को, श्रोताओं को बता दूं कि संजीव कुमार जी की खासियत, संजीव कुमार जी बहुत कम बोलते हैं, मतलब मेरा उनसे कोई परिचय ही नहीं था किसी तरह का। आप देखिए, केवल हम लोग समूह में जुड़े हुए थे, उसके अलावा एक आध बार बहुत हल्की सी में स्वतंत्र पुस्तक के लिए, स्वतंत्र संग्रह के लिए इंडिया नेटबुक्स और आदरणीय संजीव जी के प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ, और ये पूरा श्रेय उन्हीं को है। बड़ी इंटरेस्टिंग कमेंट इस किताब पर आई थी कि आपने प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग किया, क्या आप कहना चाहेंगे आप? ये चूंकि जो व्यंग है वो बहुत बार प्रतीकों में ही कहा जाता है,
और व्यंग्य की क्या मतलब साहित्य का सौंदर्य ही यही है कि बात प्रतीकों के माध्यम से कही जाए। अगर आप खुले रूप में कोई बात कहते हैं तो खुले रूप में भी बात कही जा सकती है, लेकिन फिर उसमें वह कलात्मकता नहीं रहती, वह सौंदर्य नहीं रहता जो कि साहित्य का मर्म है या साहित्य का मूल है। जी क्योंकि जब हम रचना मतलब जब हम चाहे व्यंग हो या कविता हो या कोई भी हो, जो हमारे विचार होते हैं, पहले विचार ही बनते हैं। लेकिन जब हम उन विचारों को भाषा के माध्यम से एक रचना में ढालते हैं, तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि उसमें वह कलात्मक सौंदर्य भी बना रहे जो कि साहित्य का प्राण तत्व है। जी तो इसलिए प्रायः सभी व्यंग्य लेखों में और खास तौर से ये जो शीर्षक व्यंग्य है पुस्तक का, जी उसमें तो निश्चित रूप से प्रतीकों का ही सहारा लिया गया। और ये जो व्यंग्य है एक्चुअल में आपको भी याद होगा, विश्वरंग कार्यक्रम हुआ था भोपाल में जी जी संतोष चौबे जी के नेतृत्व में, और बड़ा भारी भरकम मतलब आयोजन था, और देश के लिए, देश की प्रतिष्ठा के लिए, हिंदी के लिए अच्छा काम। अब हर अच्छा काम बहुत बड़े स्तर पे काम कोई भी करे, आप करें, संतोष चौबे जी करें, दुनिया मतलब XYZ कोई भी करे, तो निश्चित रूप से उसमें कुछ ऐसी चीजें तो रह ही जाती हैं कि उसके बारे में कुछ कहा जा सकता है, सुझाव दिए जा सकते हैं, मतलब उसकी कमियां भी हो सकती हैं, तमाम तरह की चीजें। जी तो उस मौके पे यद्यपि हम वैचारिक रूप से चूंकि प्रगतिशील हैं, तो यद्यपि आयोजकों से हमारा कोई बहुत वैचारिक सद्भाव नहीं था, मतभेद भी नहीं था, सद्भाव भी नहीं था। जी लेकिन हमें ये लग रहा था कि अगर देश के लिए कोई अच्छा काम हो रहा है, हिंदी के लिए कोई अच्छा काम अगर हो रहा है, उसके प्रचार प्रसार के लिए काम हो रहा है, तो हमको केवल उस काम का विरोध इसलिए नहीं करना चाहिए कि आपने हमें नहीं बुलाया। तो जब पता चला कि कुछ लोगों को उतनी तवज्जो नहीं दी गई है आयोजन में जितनी वो चाहते हैं, तो उसको लेकर के उन्होंने थोड़ा सा अखबारों में कुछ निम्न स्तर पे जाके विरोध किया। वो मुझे मतलब अच्छा ठीक नहीं नहीं। लगा, ठीक नहीं है। तो फिर उन्हीं लोगों की उन्हीं प्रवृत्तियों को लेकर के फिर ये व्यंग्य लिखा था, कड़ाही में जाने को आतुर जलेबियां। तो फिर ये वो व्यंग्य जो आप लिखते हैं इसके विषय वस्तु कहाँ से उठाते हैं आप, कैसे प्रभावित होता है ये आपका लेखन? आपके आपके सवाल बहुत अच्छे होते हैं, और उन सवालों के आलोक में बहुत सारी अच्छी बातें भी सामने आती हैं। ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, जो कि संभवतः हर व्यक्ति के लिए ही एक तरह से ये सार्वजनिक सवाल है कि ठीक। आखिर व्यंग्य के लिए या चाहे कविता हो या साहित्य की रचना हो, उसके लिए चीजें कहाँ से आती हैं, भावभूमि कहाँ से तैयार होती है। कहाँ से तैयार होते हैं? जी तो अगर आप थोड़ा सा सजग हैं, दो चीजें मैं समझता हूँ कि मेरी हो सकता है ये व्यक्तिगत विचार ही हो, लेकिन मेरा ऐसा सोचना है कि पहली बात तो ये कि आपको अपने लेखक को लिखने के पहले तैयार करना पड़ता। आप कविता लिख रहे हैं तो आपको पहले अपने आप को कवि बना लेना चाहिए। आप व्यंग्य लिखना चाहते हैं तो आपको पहले आपको व्यंग्यकार बनाना पड़ेगा। आपको मतलब आपको अपने लेखकीय व्यक्तित्व का, कद का को गढ़ना पड़ेगा पहले। और इस उसके लिए जो मूलभूत शर्तें हैं वो ये है कि आपकी एक तो वैचारिकता होनी चाहिए। वैचारिकता अन्य विधाओं में तो शायद वैसे सभी में जरूरी है, लेकिन व्यंग में तो खास तौर से जरूरी है कि आपको किनके साथ खड़ा होना है। तो जब ये वैचारिकता आपके पास होती है
तो वही आपकी ताकत होती है, वही आपकी पूंजी होती है, और उन्हीं विचारों के आलोक में आप अपना रचनात्मक संघर्ष जारी रखते हैं। तो पहली बात तो ये कि अगर आप उस वैचारिक चेतना के साथ चीजों को देखने की क्षमता रखते हैं, तो आपको बहुत सारी चीजें दिख जाएंगी। और अगर आपके पास वह वैचारिक चेतना नहीं है, वैचारिक दृष्टि नहीं है, तो जो आम तौर पर जो घटनाएं घट रही हैं, उनको आप उस तरह से नहीं देख पाएंगे जिस तरह से आपको देखना चाहिए। तो व्यंग्यकार की जो दृष्टि है, उसका काम हमारे जो मनुष्य के रूप में जो है, जो जैविक रूप से आंखें मिली हुई हैं, उससे उसका काम चलने वाला नहीं। उसके पास जो वैचारिक दृष्टि होना चाहिए, क्योंकि हमें पर्दे के पार जाके देखना पड़ेगा। जी जो घटित हो रहा है उस तक नहीं, जहां से घटित हो रहा है वहां तक अगर आपकी दृष्टि पहुंच रही है और उस विसंगति को आप अगर पकड़ पा रहे हैं और वहां तक देख पा रहे हैं, तो फिर आप शायद उस तरह का व्यंग्य लिख सकें जो सार्थक है। क्योंकि अगर आप बहुत सतही चीजों पर व्यंग्य लिख रहे हैं, तो वह उस विधा के साथ अन्याय है। क्योंकि व्यंग्य बहुत ज्यादा जिम्मेदार विधा है, और पूरा साहित्य ही जिम्मेदार विधा है, कविता भी उतनी ही जिम्मेदार है, कहानी भी उतनी। तो आपका एक एक शब्द मायने रखता है। बिल्कुल ठीक बात। और व्यंग्य में तो ये रहता है कि अगर आपका एक शब्द भी आपकी पूरी रचना को डुबो सकता है। तो अगर आपकी दृष्टि जरा भी देखने में कहीं चूक गई, जी तो और फिर आप उस चूकी हुई दृष्टि के साथ व्यंग्य लिख रहे हैं आप, तो आप सफल नहीं होंगे, आप पकड़े ही जाएंगे। तो वैचारिक दृष्टि से, चूंकि हम एक समाज का जो सबसे कमजोर तबका है, उसके साथ आप खड़े हुए हैं। चूंकि आपकी लेखक होने के नाते आपकी ये इच्छा है, आपकी आकांक्षा है कि समाज में जो बहुत अंतर है, वह सामाजिक जो अंतर है वो खत्म हो करके एक समाज में समानता की स्थापना हो, समरसता की स्थापना हो, और जो गैर बराबरी है उसका गैर बराबरी का अंत हो। तो वहां जब उस तरह से आप चीजों को देखेंगे, तो आप उन चीजों को पकड़ पाएंगे कि जो चीजें घटित हो रही हैं वह क्या उस आम जनता के खिलाफ जा रही हैं कि उसके पक्ष में है। नहीं, एक प्रश्न मेरा ये है, जी जो लिखा जा रहा है व्यंग में, जी वो सीमित दायरे के अंदर लिखा जा रहा है। विषय वस्तु में इतनी सारी विसंगतियां आपको अन्य क्षेत्रों में मिलती हैं जिन पर लिखा नहीं जा रहा है। क्या विडंबना है, ये क्या दुविधा है कि लोग न्यायालय के प्रति नहीं लिखना चाहते हैं, सामाजिक कुरीतियों के एक पक्ष को लिखते हैं, दूसरे पक्ष को नहीं लिखना चाहते हैं, पर्यावरण पे नहीं लिखना चाहते हैं, वही राजनीति, वही सामाजिक सरोकार। तो ऐसा क्यों है कि ये विषय वस्तु का प्रतिपादन जो है ना, वो लार्ज स्केल पे नहीं हो रहा हो? जी आज के व्यंग्य परिदृश्य की दृष्टि से आपका ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि आज जो व्यंग्य लिखा जा रहा है वो बहुत सीमित क्षेत्रों तक उसकी विषय वस्तु सीमित है। जबकि व्यंग्य प्राय, जैसा आपने कहा कि लगभग जीवन के हर क्षेत्र में ही विसंगति है, लेकिन आमतौर पर व्यंग्यकार उन सारे क्षेत्रों की विसंगतियों को ना पकड़ करके और कुछ गिने चुने क्षेत्रों की विसंगतियों को पकड़ता है और उन्हीं को अपने व्यंग्य की विषय वस्तु बनाता है। तो और इस चक्कर में ये होता है कि हमारे जीवन के अन्य जो क्षेत्र हैं उनमें जो विसंगतियां हैं वो हमारे लेखन से छूती रह जाती हैं, और जब लेखन से छूती रह जाएंगी तो निश्चित रूप से
उनमें परिवर्तन के प्रति चेतना भी नहीं आएगी। लेकिन इसमें थोड़ी-सी जो बात है उसकी मतलब जो वजह मुझे लग रही है, जैसा आपने कहा कि जैसे पॉलिटिक्स जो है राजनीति व्यंग्यकारों का एक प्रिय विषय है या रहा है। तो उसकी एक वजह तो ये है कि राजनीति ही ऐसा तत्व रहा है पहले से भी और आज भी, कि कोई भी राजनीतिक निर्णय समाज को सीधे प्रभावित करता है। और चूंकि आज राजनीति का इतना विस्तार हो गया है कि जीवन के हर क्षेत्र में राजनीति पहुंच गई है और जीवन का कुछ भी जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो राजनीति से अछूता हो, क्योंकि राजनीति ने इतने गहरे पांव जो है धीरे धीरे हर क्षेत्र में पसार लिए। जैसे आपने कहा न्यायिक व्यवस्था, तो न्याय में भी राजनीति चली गई है। न्यायाधीशों की नियुक्तियों में भी राजनीति का दखल है। यूनिवर्सिटीज में कुलपति राजनीतिक आधार पर ही नियुक्त किए जाते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में राजनीति ने इतनी ज्यादा दखलंदाजी की है कि उस दखलंदाजी की वजह से ही विसंगतियां पैदा हो रही है। अगर इन क्षेत्रों में राजनीति ना होती तो शायद शिक्षा और न्याय के क्षेत्र आज भी बहुत पवित्र क्षेत्र होते, लेकिन चूंकि वहां पॉलिटिक्स आ जाने की वजह से वहां से भी विसंगतियां पैदा हुई। तो राजनीति चूंकि किसी भी जमाने में सबसे ज्यादा ताकतवर चीज रही है और उसने सबसे ज्यादा विसंगतियां पैदा की, तो शायद व्यंग्यकारों को ये लगता है कि इन विसंगतियों को सबसे ज्यादा अपने लेखन के माध्यम से समाज के लोगों के सामने लाया जाए, ताकि ऐसी राजनीति जो हमारे समाज को असंस्कृत बना रही है, तमाम तरह की असंगतियां पैदा कर रही है, हमारे जीवन में जटिलताएं पैदा कर रही हैं, वैमनस्य पैदा कर रही है, ऐसी राजनीति के प्रति लोगों की अरुचि हो और एक स्वस्थ राजनीति के प्रति लोगों में चेतना जागृत हो। तो इसलिए मेरी समझ से व्यंग्य में बहुतायत जो है राजनीतिक व्यंग्य की होती है। सर जी, एक शिक्षा वाले बिंदु पर मैं दो बातें आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा। पहला ये कि शिक्षा को समवर्ती सूची में संविधान के रखा गया, इससे हस्तक्षेप केंद्र और राज्य दोनों का हस्तक्षेप शिक्षा में हो गया, और जब दो नावों पर पैर रख करके कोई चलता है तो उसका डूबना निश्चित होता है। दूसरा क्या हुआ कि केंद्र सरकार ने जो बजट बनाया उसमें 2% से शुरू किया शिक्षा का, जबकि कम से कम 5% या 10% के बीच में होना चाहिए। तो ये दोनों चीजों पर किसी ने पिछले 75 साल से इंगित ही नहीं किया, कोई नहीं लिखा गया। जी जी जी, हाँ, ये आपका जो प्रश्न है ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, और ये मैं समझता हूं कि उस चेतना संपन्न और देश के उत्तरदायी नागरिक का प्रश्न है, जो ये जिनके संज्ञान में ये बात है कि एक्चुअल में शिक्षा के साथ गड़बड़ी कहाँ से शुरू हुई, और उस गड़बड़ी के लिए राजनीति जिस तरह से जिम्मेदार है और जिस तरह से शिक्षा स्टेट और सेंटर की जो है फुटबॉल जैसी बन गई है, उस पर तरह तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं। और जैसे आपने बहुत महत्वपूर्ण बात ये कही, बजट वाली बात, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि शिक्षा के लिए इतना कम बजट है, तो उसके ये निश्चित रूप से आपका कहना सही है। और इसे मैं यूं कहूंगा कि शायद हमारे जो व्यंग्यकार समाज का अध्ययन भी शायद उतना विस्तृत नहीं है, क्योंकि हमारे अध्ययन के दायरे जितने ज्यादा विस्तृत होंगे, क्योंकि व्यंग्यकार के लिए, वैसे तो सभी विधाओं के लिए, लेकिन व्यंग्यकार के लिए आपको जीवन से जुड़ी हुई हर क्षेत्र की बहुत गहरी जानकारी, गहरी पड़ताल आपके पास होना चाहिए।
अन्यथा बहुत चीजों पर जो विसंगतियां छुपी हुई जहां से पैदा हो रही हैं उन तक आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। अब तो मैं देखिए, समझता हूँ जी एक प्रश्न, मैं इंटरप्शन के लिए माफी चाहूंगा। एक प्रश्न उठता है दहेज प्रथा। जी दहेज प्रथा पर लड़कियों की तरफ से तो बहुत कुछ लिखा गया कि साहब बड़ा गड़बड़ है, और भेड़िए हैं, फलाना है, ढिमका। लेकिन जहां पति के परिवार के साथ में दुर्व्यवहार होता है, झूठे केस लगते हैं और फैमिली तबाह हो जाती है, उन चीजों पर किसी ने नहीं लिखा। जी ये बहुत सही बात है। और अब आज का जो दौर है, जैसा मतलब हम ये कहें कि जिन दिनों में आप ये सवाल कर रहे हैं उन दिनों में हकीकत यही है कि दहेज उत्पीड़न के शिकार जो है पति के परिवार हो रहे हैं। बहुत सारे झूठे प्रकरण जो है बनाए जा रहे हैं और उनके चलते जो समाज में, परिवारों में जिस तरह का मतलब बहुत तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, तो ये बात आपकी सही है। इसका कारण यही है कि हमने समाज की एक शुरुआती प्रवृत्ति देखी। शुरुआत में दहेज प्रथा आई और हमें लगा कि दहेज प्रथा, चूंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम रचनाकार होने के नाते बहुत से लोग फैशन में भी चले जाते हैं। लेखन में भी एक फैशन जैसा आता है और बहुत सारे लोगों से फैशन परस्ती के शिकार हो जाते हैं। उन्होंने कहा दहेज के खिलाफ लिखना ही चाहिए, तो फिर आप दहेज के खिलाफ लिखते रहे। लेकिन और उसके बाद फिर उन्होंने कहा आप दहेज पर लिखने का फैशन तो चला गया, या अब उसकी उपयोगिता नहीं है, अब अखबारों में मांग नहीं है, तो आपने बंद कर दिया। जबकि फिर आप जैसा आप कह रहे हैं कि फिर वही समाज दहेज लेते लेते वहां तक पहुंच गया कि बिल्कुल स्थिति उलट गई। तो वह उल्टी हुई स्थिति हमारे लेखन में क्यों नहीं आ पाई, ये निश्चित रूप से ये इस बात का ही संकेत है कि हम व्यंग्यकारों के पास लगातार सजग और चौकन्नी दृष्टि नहीं है। हम समाज के उन पहलुओं तक नहीं जा पा रहे हैं। हम पूरी तरह से एक तरह से व्यवसाय होकर लिख रहे हैं कि किन मुद्दों पर लिखा जाना चाहिए, तात्कालिकता कहाँ है। और मैं आपसे ये कहूं, आपके इसी सवाल से ये बहुत अच्छी बात भी सामने आ रही है। यही जो तात्कालिकता है, यही व्यंग को आज जो देख रहे हैं आप, व्यंग में जो एक तरह से कहना चाहिए कि एक व्यंग विधा का अब इसको पतन ना भी कहें, लेकिन ये तो है कि अब कमतर हो रही है, कमजोर हो रही है। उसमें जो एक जिस विधा का एक साहित्य में बड़ा रुतबा रहा, परसाई जी, जोशी जी, त्यागी जी, हमारे जो पूर्वज व्यंगकार हुए हैं, उनके के मतलब सारी साहित्यिक पत्रिकाएं व्यंग छापती थी और एक व्यंग छप गया तो उस व्यंग की लंबे समय तक चर्चा होती रहती थी। आज हम देख रहे हैं कि हमारे पास किसी भी, मतलब आज जितने सारे लोग भी हम बिना नाम लिए सबका कह रहे हैं कि आज किसी के पास भी ऐसी कोई व्यंग रचना नहीं है जिसकी साहित्य में या समाज में लंबे समय तक चर्चा होती हो। उसकी वजह यही है कि जैसा आपने कहा कि हम समाज के साथ और बदलती हुई परिस्थितियों के साथ नहीं चल पा रहे। उसकी रीजन है, जी परसाई और शरद जोशी को हम अपना आइकॉन मानते हैं जी लेकिन ये कब पैदा हुए थे? जी 1960 के जमाने में। जी 1960 से 2022 तक आप कोई नए स्तंभ खोज ही नहीं पाए। जी तो क्या इसका मतलब ये माना जाए कि 60 साल पिछले 60 इयर्स में या 50 इयर्स में आपके पास में कोई सुदृढ़ व्यंग्यकार पैदा ही नहीं हुआ? सवाल आपका बहुत अच्छा है। जब भी बात करो परसाई शरद जोशी, ज्यादा से ज्यादा त्यागी जी का नाम ले लिया गया। जी तो ये जो आज की उसमें खड़े हैं, आपके ज्ञान चतुर्वेदी को ले लीजिए, हरीश नवल को ले लीजिए, प्रेम जन्मेजय को ले लीजिए, ये लोग क्या हैं?
इनकी इनकी औकात आपने खंबे तक की भी नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई? इसलिए आपका व्यंग पीछे है। हर 10 साल में एक नया आइकॉन खड़ा होना चाहिए, नहीं तो 20 साल में एक नया आइकॉन खड़ा होना चाहिए। आप कविता को उठा लीजिए, चरण बदले, डायनेमिक और गतिशील रहे। गद्य को उठा लीजिए, कहानी का उठा लीजिए। व्यंग में तो कोई है ही नहीं, यानी कि परसाई के बाद कोई पैदा ही नहीं हुआ। जी, आप दूसरी चीज क्या है, आपका परसाई सवाल ने जो लिखा वो 1960 के जमाने का परिवेश का पर था। गतिशीलता से पता नहीं क्या कहां से कहां दुनिया पहुंच गई, और आप नया स्तंभ नहीं खड़ा कर पाए। जी जी रमेश तिवारी इतने अच्छे हैं, रमेश सैनी जी इतने इतने अच्छे लिख रहे हैं, आपके आलोक पुराणिक जी लिख रहे हैं, आप इन लोगों को किसी काबिल नहीं मानते हैं। तो व्यंग्यकारों ने अपनी दुर्दशा खुद कराई है। जी, सॉरी, आपका थोड़ा ब्लंट बोल दिया मैंने, लेकिन सच्चाई तो यही है ना। 60 साल में एक नया स्तंभ नहीं खड़ा हुआ आपका। जी, कुछ कीजिए सर। आपका आपका सवाल केवल ये सवाल ही नहीं है, बल्कि मैं समझ रहा हूं कि आपके इस प्रश्न में एक बहुत संवेदनशील व्यक्ति की बहुत वेदना भी छुपी हुई है। और ये सवाल जो है एक तरह से हमें आत्मचिंतन करने के लिए विवश करने वाला भी सवाल है। और मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं इस प्रश्न के जवाब में जो भी कहूंगा वह मेरा निजी मत होगा। उससे लोग सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। होने दीजिए, असहमति होने पर ही तो सहमति बनती है। जी जी जी, अगर हम सहमति कह होगी रहे तो हैं सहमति क्या असहमति बनती? होना ही चाहिए, चूंकि व्यंग जो है असहमति का ही काम है। और हमें अपनी बात कहना चाहिए, उससे कोई सहमत हो असहमत हो इसकी कभी परवाह नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। परसाई की बात आई, आपका सवाल जो है मैं एक दो बार और आपने इस तरह का सवाल और एक दो मंच पर मैंने देखा कि एक दो मंच पर आपने और ये बात कही, जबकि मुझे पता है आप व्यंग नहीं लिखते हैं, हाँ, व्यंग मेरा विधान कोई, में मैं तो क्या बोलते हैं, निरपेक्ष भाव से कह रहा हूं। नहीं, तो मैं वही कह रहा हूं कि आपने विधा को लेकर के जितने गहराई से चिंतित है, वह तो हमें व्यंग्यकारों के लिए एक बहुत खुशी की बात है कि कोई व्यक्ति एक अपने समय का बहुत बेहद महत्वपूर्ण रचनाकार, बहुत संवेदनशील कवि और एक बड़ा प्रकाशक, जो कि व्यंग विधा की तमाम पुस्तकें छाप चुका है और लगातार छापता भी जा रहा है, वो ऐसा व्यक्ति व्यंग विधा को लेकर चिंतित है कि आखिर क्या वजह है कि हमें बार बार परसाई के पास क्यों जाना पड़ रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो मैं यहाँ ये कहूंगा कि शरद जोशी का नाम भी जो हम लेते हैं, तो शरद जोशी का नाम भी हमें परसाई जी के साथ लेना पड़ता है। बाकी तो ये है कि शरद जोशी के टाइम में, जब शरद जोशी जी जीवित थे, तब भी लोग कहा करते थे कि व्यंग्यकार तो परसाई जी ही हैं, शरद जोशी तो मस्खरे हैं। तो मैं यहाँ ये कहूंगा कि आखिर क्या वजह है। सही, बहुत सही सवाल आपका है कि इतने वर्षों बाद भी हमको क्यों बार बार परसाई याद आते हैं, और हमने क्यों इतने वर्षों में कोई भी आइकॉन अभी तक क्यों नहीं हम बना पाए। कुछ नाम भी आपने लिए हैं, आखिर उन्हें हम आइकॉन क्यों नहीं बना पाए। तो जवाब ये है कि आइकॉन कोई बनाता नहीं है, प्रतिभाएं आती हैं और प्रतिभाएं आकर के अपनी रचनात्मक ताकत की दम पर साहित्य में अपना स्थान बनाती हैं। और सॉरी फॉर इंटरप्शन अगेन। जी, एक व्यक्ति ऐसा है जो 28 साल से व्यंग्य यात्रा निकाल रहा है जी, और व्यंग्य के प्रकाशन में पूरा योगदान दे रहा है। जो उसने जी, लिखा वो तो अलग बात है, जी, जी,
क्या ये छोटा काम 28 साल से एक पत्रिका निकालना, वो भी मोटी सी? जी बड़ा काम है, तन बड़ा काम है। और तन तन मन धन तीनों से लगा हुआ है। जी जी, ये मैं इस पर आता हूं। तो परसाई जी की जो बात हो रही थी, मैं आपको ये बता दूं कि व्यंग्यकार बनने के लिए आप में व्यंग लिख करके व्यंग्यकार नहीं बन सकते हैं। आप कहें हमने व्यंग रचना लिख ली है और हमें व्यंग रचना लिखने की वजह से हमको व्यंग्यकार मान लिया जाए, ये संभव नहीं है। क्योंकि व्यंग के जो मापदंड हैं, साहित्य के, जो आप अपनी विचारधारा की वजह से ही व्यंग लेखक माने जाएंगे। नहीं, मैं इस बात से डिफर करता हूँ। जी मेरा अंतर है सोच में जी कि देखिए, कोई भी विधा हो उसे गतिशील होना चाहिए। जी आज के 50 साल पहले जो तत्व या जो मूल्यांकन के मापदंड आप लोगों ने बनाए थे व्यंग में, या बनाए गए थे, जी उनमें 60 सालों में जो परिवर्तन हुआ है परिवेश में और प्रकाशन में, जी उन चीजों को शामिल करना चाहिए जी और उन पर बात करनी चाहिए। आज जी आज कोई भी लड़की या कोई भी महिला किसी व्यक्ति को बोल दे कि इन्होंने हमारे साथ अभद्रता दी थी, तो बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी कहां तक समीचीन है? किस और इस बात को किसने लिखा आज तक? जी जी ऐसे इतने ज्वलंत मुद्दे हैं जिनके बारे में लिखना चाहिए। शेड्यूल कास्ट अगर कोई शिकायत कर दे तो आपको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इनमें इंक्वायरी बाद में होगी। जी कितनी बड़ी विसंगति है यह सामाजिक। जी जी तो इन चीजों के ऊपर क्यों नहीं लिखते? इसलिए क्योंकि शायद व्यंग्यकार जो है ना, भयभीत ज्यादा रहते हैं। जी बहरहाल, ये बड़ी लंबी या चर्चा की विषय है। इसके ऊपर एक पूरा एक अलग से कार्यक्रम रखा जा सकता है। हम आपसे आगे प्रश्न करते हैं कि इतना जो कुछ लिखा जा रहा है सोशल मीडिया पर भी, अखबारों में भी, मैगजीनों में भी, लेकिन पाठक उतना जुड़ क्यों नहीं रहा जितना जुड़ना चाहिए? जी आपका बहुत अच्छा सवाल है। और इस सवाल के पहले में बस थोड़ा सा 1 मिनट में, आपने जो कहा था जी जी, प्लीज। कि प्रेम जन्मेजय जी बहुत लंबे समय से व्यंग यात्रा नाम की पत्रिका निकाल रहे हैं। तो मैं यहाँ यही कहूंगा विनम्रता पूर्वक के समूचे व्यंग जगत ने व्यंग यात्रा को बहुत महत्व दिया है। और व्यंग यात्रा के संपादक के नाते आज मैं ये कहूंगा कि आज प्रेम जी की जो हैसियत व्यंग में है, उसमें बहुत बड़ा योगदान उनके व्यंग यात्रा के संपादक होने का है। ठीक बात और है। निश्चित रूप से वह बहुत बड़ा काम है। और उस काम की व्यंग जगत ने उस काम को स्वीकार भी किया है। और उस नाते व्यंग जगत में वे आदर के भी पात्र हैं। और दूसरी बात, अब आपने जो कही है कि आखिर क्या वजह है कि बहुत कुछ लिखा जा रहा है, लेकिन पाठक, तो मैं वही कहूंगा बार बार, मतलब मैं पूरी बात नहीं कह पाया था कि आपके पास जब तक व्यंग्य दृष्टि नहीं होगी, आपकी विचारधारा नहीं है। क्योंकि अगर आप व्यंग्यकार हैं या साहित्य की किसी भी विधा में हैं, तो आपको जनपक्षधरता, मतलब आपको प्रतिबद्ध तो होना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं कि आपको जो समाज में जो कमजोर तबका है, जिस तबके को, चूंकि जो समाज अभी है उससे बेहतर चाहिए। अगर अभी ठीक होता, अगर आप यथास्थितिवाद के पक्ष में हैं, तो फिर तो आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि जो है उससे बेहतर चाहिए, तो उसके लिए आपके पास एक दृष्टि चाहिए। और जब उस दृष्टि के चलते, और आपके पास थोड़ा धैर्य भी चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि हमारे पास धैर्य नहीं है। अखबार उठाया, अखबार में कोई घटना है, उस पर एक कमेंट कर रहे हैं और कमेंट करके भेज दिया, दूसरे दिन वो व्यंग के नाम से छप के आ गया। तो हर व्यंगात्मक टिप्पणी व्यंग नहीं है। ठीक कह रहे हैं, आई एग्री विद यू। और हर बहुत सरसरी तौर पर, मतलब क्या हम लिख दें, हम व्यंग कह करके लिख दें, तो क्या हमारा पाठक, क्या हम पाठक को ऐसा मतिमंद क्यों समझ रहे हैं
हमारा पाठक भी छोटा लेखक भी है। एक अच्छा पाठक बहुत बार लेखक से भी बड़ी अहमियत रखता है। बिल्कुल ठीक बात है। वो एक अलग बात है कि वो नहीं लिखते हैं। कोई व्यक्ति लिखता नहीं है, इसका मतलब नहीं है वो केवल पाठक है, तो इसका मतलब ये नहीं है उनमें समझ नहीं है। ठीक तो बात। आज शिक्षा का जो स्तर हो गया है, उसमें हमारे पास पाठकों की समझ पहले से बहुत ज्यादा विकसित हो गई है। तो हमें उन पाठकों का जो बौद्धिक स्तर है, उसके स्तर पर ले जा करके उसको ध्यान में रखते हुए जब हम लिखेंगे, उसमें जब हमारी रचना में उस तरह का कौशल होगा, उस तरह की तक पहुंचेगी। आप कहिए ये व्यंग है इसलिए आप व्यंग मान लें, लोग नहीं मानेंगे। ठीक बात। छप भी जाए तो अखबार में छपने से भी कोई व्यंग नहीं हो जाएगा, और बड़े से बड़े अखबार छपने में भी व्यंग के नाम पर कोई बड़ा अखबार भी आपकी रचना को व्यंग कह के छाप दे, तो जरूरी नहीं है वो कि व्यंग के मापदंडों पर वह स्वीकार हो या पाठक उस तो सर ऐसी दशा में आप क्या संदेश देना चाहेंगे लेखकों को, व्यंगकारों को? हेलो। अपने नवोदित और उदीयमान लेखकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? वैसे नवोदित और उदीयमान तो ठीक है। मेरा ये मानना है कि हम जब भी लिखते हैं तो हमारी उम्र भले ही कितनी ही हो जाए, और हमको लिखते हुए भी कितने ही वर्ष क्यों ना हो गए हों, लेकिन जब भी हम कोई रचना लिखते हैं उस दिन हम एक नए रचनाकार के रूप में ही होते हैं। हर हमारी रचना लिखते समय हम बिल्कुल नए होते हैं। तो वैसे सभी के लिए और नए रचनाकारों के लिए भी, और मतलब वो संदेश मैं स्वयं के लिए भी, अपनी पीढ़ी के लिए भी कहता हूँ कि हालांकि संदेश देना तो एक थोड़ा उस तरह की भाषा हो जाती कि अब आप कोई अ, संदेश देने जैसी संदेश नहीं, बल्कि उसे हम एक आपसी मशविरा कहें सभी लोगों के लिए, हाँ, मशविरा भी कह सकते हैं। जो व्यंग्य के क्षेत्र में है। हम एक सभी के लिए मशविरा कहें, और वो मशविरा मेरे खुद के लिए भी है, सभी के लिए है, कि हम बहुत ऐसा मान के चलें कि व्यंग्य विधा एक बहुत जिम्मेदार विधा है, और व्यंग्य सॉरी सर। अब एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछना है, हमारे समाज के भी सवाल हैं, हमारे वर्तमान के हिंदी के पाठक समुदाय के सवाल हैं कि उनको व्यंग्य से बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हम पहले तो अ, समाज के सभी क्षेत्रों में व्याप्त छोटी छोटी विसंगतियों को भी पकड़ें। हम बहुत फैशनेबल तरीके से केवल पॉलिटिक्स, या जब हम सत्ता की भी बात करते हैं तो हम केवल राजनीतिक सत्ता का विरोध करते हैं, तो वह भी नहीं। मतलब व्यंग्य की जो प्रकृति है, व्यंग्य की प्रकृति बहुत व्यापक है, और समाज के हर क्षेत्र में कोने कोने में पनपने वाली विसंगति व्यंग्य की परिधि में आती है।
तो जैसा कि अभी संजीव जी ने कहा है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर हमारा ध्यान नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो मैं सबसे यही कहूंगा कि हम बहुत व्यापक परिप्रेक्ष्य में सोचते हुए उन चीजों तक भी पहुंचे जिन चीजों से लोग जो है बहुत परेशान हैं, और जो चीजें लोगों ने अपने लेखन के केंद्र में नहीं लाई हैं। तो हम व्यंग्य को बहुत 2-4 मुद्दों पर ही सीमित ना करते हुए बहुत सारी उन जगहों पर भी जाएं, उन जगहों पर भी जो विसंगतियां मौजूद है उनको भी लें, उनको भी अपने लेखन के केंद्र में लाएं। क्योंकि जितना हम व्यंग्य को व्यापक बनाएंगे, जितना हमारा दायरा विस्तृत होगा, उतनी ही ज्यादा निश्चित रूप से हमारे पाठक भी हमसे जुड़ेंगे, हमारा बौद्धिक तबका भी अब अंत में हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहेंगे कि आपकी साहित्य लेखन या साहित्य के अतिरिक्त अन्य कौन कौन सी अभिरुचियां हैं या हॉबीज हैं? व्यक्तिगत सवाल। हालांकि सवाल बहुत मित्रतावश है। आपकी एक खासियत है कि आप ये कह के आते हैं कि हम साहित्यकार का इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन आप बातचीत बहुत मित्रवत भी करते हैं। तो लेखन के अलावा यही अभिरुचियां हैं कि जैसे मित्रों से मिलना जुलना, मित्रता का जीवन में बड़ा महत्व है, और मुझे तो जो है मित्रों से ही अपने जीवन में बहुत कुछ मिला। बल्कि मैं कहूं कि आज मेरी निर्मिति में मुझसे भी ज्यादा योगदान मेरे मित्रों का है, जिसमें आप जैसे मित्र भी शुमार हैं। धन्यवाद बहुत सर। सारे मित्र हमारे, ज्ञान चतुर्वेदी जी, हरीश नवल जी, प्रेम जी, बहुत सारे, मतलब